नमस्कार। कुछ ही घंटों में बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, जिनका आप और हम सबको कई हफ्तों से इंतजार था। और चुनाव के बाद देश के क्या हालात होंगे, सत्ता और विपक्ष की राजनीति की दशा दिशा क्या होगी, और देश की सियासत पर ये जो 5 राज्यों का चुनाव है इसका क्या छोटा मोटा असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और संयोग से आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी है, और ऐसे मौके पर जाने माने पत्रकार प्रभु चावला साहब आज हमारे बीच में हैं। उनसे देश के राजनीतिक हालात, ये जो चुनाव हो रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेस फ्रीडम डे पर वो क्या सोचते हैं, और जो हालात हैं भारत में प्रेस फ्रीडम को लेकर के, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के, उस पर भी प्रभु चावला साहब से बात करेंगे। तो प्रभु चावला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? कि कहना कि वर्ल्ड फ्रीडम डे है 3 मई को, क्या बाकी 364 दिनों में वर्ल्ड फ्रीडम डे नहीं होते क्या? मेरे लिए तो हर दिन फ्रीडम डे है। इसलिए ये फैशनेबल जो है ना वेस्ट का कॉन्सेप्ट की वर्ल्ड फ्रीडम डे इंडेक्स, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। और जो आपने नाम लिया कि बॉर्डर्स, जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर्स, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनके अपने थिंकिंग है। क्या अमेरिका हमारे से ऊपर है? क्या अमेरिका के अंदर ट्रम्प साहब नहीं तक सख्ती कर रहे हैं लोगों के खिलाफ? रोज गालियां देते हैं, रोज वहां पर अखबारों में उन्होंने वहां भी कई चैनल को टेक ओवर करा लिया दूसरे लोगों से। तो मेरे को लगता नहीं है इंग्लैंड में जो हो रहा है, बाकी फ्रांस में हो रहा है, जगह सब जगह हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ कहते नहीं है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। परंतु ये बात सच है कि इंडिया के अंदर शुरू से ही, ये नई बात नहीं है, इमरजेंसी अगर आप शुरू करें तब से भारत के अंदर मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश हर सरकार ने, हर पार्टी ने की है। और पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती हैं कि जर्नलिस्ट जो करें वही जो वो चाहते हैं दिखाएं, वही लिखें जो चाहते हैं। ये जर्नलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना छापते हैं, कितना। जैसे रामनाथ गोयनका ने इमरजेंसी के अंदर एडिटोरियल पेज ब्लैंक छोड़ दिया था, आपने कर लीजिए। उनका बोर्ड टेक ओवर करने की कोशिश की, जिनको अपॉइंट किया था बोर्ड के अंदर वो घुस नहीं सके इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के अंदर, वो भी दबाना था। पर सवाल ये कि फ्रीडम डिपेंड करता है कि पत्रकार कितने मन से, तन से, धन से फ्री हैं। अगर हम मन से, तन से नहीं फ्री हैं तो धन का लालच में आकर के फ्रीडम चली जाती है। तो उसके बाद मैं कहूंगा कि ये चिंता का विषय है कि हमारा फ्रीडम जो है थोड़ा कर्व किया जा रहा है, हर तरह से किया जा रहा है। अब तेलंगाना की पुलिस किसी के यहाँ पहुंच गई, वो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी की सरकार, असम की पुलिस किसी के यहाँ पहुंच गई, वो बीजेपी की सरकार है। तो इस तरीके से हर पार्टी आजकल सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो हैं, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे जिससे हम बात कर रहे हैं आजकल, वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। क्योंकि जो लेगेसी मीडिया है वो उतनी आवाज जनता की नहीं उठा रहा जितने उसको उठाने चाहिए। किसी का डर ना किसी का भय, अपना काम करिए। तो आज के वर्ल्ड फ्रीडम डे पे मैं ये कहूंगा, यस, जर्नलिस्टों को अपने से भय से निकलना चाहिए। डरो मत, काम करो। बिल्कुल सही बात है। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस पर अपने विचार प्रकट किए। मैं दूसरा सवाल, चूंकि देखिए जो पूरे देश को इंतजार हो रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ घंटों बाद वो चुनाव नतीजे देश के सामने होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि अगर ये जो 5 स्टेट का जो इलेक्शन है, इस इलेक्शंस में सत्ताधारी पार्टी ने भी पूरी ताकत, यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगा रखी है। प्रधानमंत्री ने तो वहां दर्जनों रैलियां कर ली और कई रोड शो कर दिए, और गृह मंत्री तो वहां 2 हफ्ते से डेरा जमाए हुए थे पूरी तरह। आपको क्या लग रहा है कि ये प्रतिष्ठा का सवाल, ये इलेक्शन क्यों बना? ये 5 राज्यों का चुनाव, तो इससे तो केंद्र सरकार को कोई इंस्टेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर गेम में तो कंफर्टेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट अल्पमत के बावजूद भी। तो ये इनसिक्योरिटी क्यों है कि हमें जीतना ही जीतना है चाहे कुछ हो जाए? खैर जी, आपकी बात को स्पष्ट है। वेस्ट बंगाल को सवाल है प्रतिष्ठा का, इसलिए है कि वहां पर जितनी भी बॉर्डर, वो कहते हैं कि बॉर्डर से सारे घुसपैठिए वहीं से आते हैं। ये बात सच है कि जब बांग्लादेश बना था सबसे ज्यादा लोग वहीं से आते हैं। तो उसको इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल इश्यू बना लिया। हालांकि जब SIR किया उसके बाद बांग्लादेश से कितने लोग आए कोई फिगर आई नहीं, 10 आए, 5 आए, 10 आए, ये है। पर एक परसेप्शन बना हुआ है। और वहां पर बाकी सारी स्टेट्स के अंदर लगभग बीजेपी ने वहां का भगवाकरण पूरे उत्तर पूर्व का हो गया है, सिवाय सिक्किम के। वो भी भगवाकरण उनका भी हो गया कि वो सरकार के साथ चलते जो भी होती है। तो आप उत्तराखंड, वहां से उत्तराखंड से वहां से शुरू करें अरुणाचल प्रदेश तक, त्रिपुरा तक अगर आएंगे तो पूरा का पूरा भगवा हो चुका है, सिर्फ वेस्ट बंगाल बचा हुआ है। तो मोदी जी या शाह जी का जो है कि सारे देश के अंदर भगवाकरण होना चाहिए, उनकी पॉलिसी है, उनकी पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं।
अब प्रधानमंत्री वहां पर गए, 3-4 इलेक्शन में कोशिश की, 2016 में कोशिश की, 2021 में कोशिश की, 2024 के लोकसभा इलेक्शन की, तो उन्होंने आगे से परिवर्तन तो वहां पर हुआ है। बीजेपी की यहाँ पर एक सीट नहीं होती, वहां पर 77-72 तक पहुंच गए। 12 एमपी की एक सीट नहीं होती, 2 होती थी, वहां पर आप पहुंच गए 12 के ऊपर। तो एकदम से वहां पर परिवर्तन की दिशा लोग बढ़ तो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो गई। सीपीएम जो 35 साल वहां पर राज किया, लगभग 33 साल, उसको उखाड़ने में ममता सफल रही। तो दूसरों को उखाड़ना है, ममता को उखाड़ने के लिए टाइम तो लगेगा, परंतु बीजेपी उस तरफ बढ़ रही है। और होम मिनिस्टर ने उसको प्रेस्टीज क्या बना रखा है, क्योंकि हमारे पास वेस्ट बंगाल क्यों नहीं होना चाहिए। उड़ीसा उनके पास नहीं था, उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। अब आप उत्तर ईस्ट की तरफ चलते हैं तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं था, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, उड़ीसा में बना। अब वेस्ट बंगाल में क्यों ना बने। उसके बाद आप जाएं, जितने प्रदेशों में जाएंगे वहां पर बीजेपी की सरकार बनती है। तो ये क्योंकि एक नीति है किसी भी पॉलिटिकल के, अपना एक्सपेंशन, पहले 5 प्रदेश पूरा देश, एक नारा लगा था अडवाणी के जमाने में, बिल्कुल सही बात है। पूरा, तो 5 प्रदेश के पास पूरा देश जो है वो पार्लियामेंट के लेवल पे तो हो गया। हालांकि 2024 में झटका लगा, 240 सीट पर आ गए, परंतु उनके पास 18 स्टेट तो अभी भी हैं। 14 में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री हैं। तो पूरा प्रदेश अगर वो कब्जा कर जाता, जैसे मिसेस गांधी ने किया था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, सब स्टेट में कांग्रेस पार्टी का राज होता है, एक को छोड़ करके। ऐसी भी गवर्नमेंट बनी 1967 में पहली बार आकर के, तो एक प्रेस्टीज जरूर बना लिया है, परंतु जो नैरेटिव बन रहा है मार तोड़ का, जोड़ तोड़ का, वो पहले नहीं होता था। वहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होता था, भद्द भाषा से, सत्ता का प्रयोग, बल का प्रयोग, हर चीज का हो रहा है। उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और सर एक एक चीज और है कि देखिए जो घुसपैठिया जो मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव आते हैं तो उसमें जो चुनावी जुमले के तौर पर इस्तेमाल करती है। अभी देखिए बिहार में भी इन्होंने पूरा मुद्दा उठाया, घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। देखिए जहां से घुसपैठ होती थी बांग्लादेश से, उनकी पर कैपिटा इनकम, वहां के मजदूर को तो 1600 रुपए पर डे मिलता है जो एवरेज है, और बिहार में 400 रुपए भी नहीं है। तो बंगाल का मजदूर बिहार में मजदूरी करने क्यों आएगा 400 रुपए की। तो ये जो घुसपैठिया, आपको नहीं लगता कि ये केवल चुनावी जुमले के तौर पर इस्तेमाल होता है? बॉर्डर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बॉर्डर तो कोई राज्य सरकार कंट्रोल नहीं करती, बीएसएफ वहां होती है, सेंट्रल पार्लियामेंट मिलिट्री होती है, आर्मी होती है। आप नहीं मानती कि केवल चुनाव के टाइम पर याद आता है, वोट लिए और उसके बाद में भूल जाते? जी, बॉर्डर कंट्रोल की जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री के पास है, और वहां से घुसने का तरीका जो आता है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जो होती है वहां पर होती है, और रास्ता बता दी, जैसे नदी है या समुद्र है, उसके तरीके से कैसे आ जाती है तो निकल जाते हैं। परंतु 1971 से लेकर अभी तक ये मुद्दा बनता आ रहा है। कितनी बार आपने लोगों को बाहर भेजा? मनमोहन सिंह की सरकार में ज्यादा लोग बाहर भेजे गए, इस सरकार में थोड़े कम भेजे गए, क्योंकि अब लोग मिक्स हो गए, रिकॉर्ड बन गए उनके सारे के सारे। ये मुद्दा जरूर बनता है इलेक्शन अंदर, उसका कारण सिर्फ मैं ब्लेम करूंगा रूलिंग पार्टी को नहीं करूंगा, कांग्रेस करूंगा, जो बार बार जब ऐसा मुद्दा उठता है तो मुसलमान भाइयों को सपोर्ट में खड़े भाषण देना शुरू कर देते हैं। वो भी क्या निकालना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप कहेंगे, वो कह रहे हैं निकालना चाहिए, तो आप कहेंगे हम नहीं निकालेंगे जब आप मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि नैरेटिव जो पॉलिटिक्स का होता है परसेप्शन पे बनता है। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी एक परसेप्शन बन गया है कि वो माइनॉरिटी के साथ अनड्यूड एडवांटेज लेती है, अपीजमेंट करती है, और बीजेपी उसमें सफल हुई है। तो इसलिए जब कांग्रेस पार्टी जब कहते हैं कि कोई गलत काम हो रहा है, कोई कहे दूध काला सफेद है, आपको नहीं वो काला है, तो कौन मानेगा आपकी बात? इसलिए जो बात आपने कि बाकी बात 100% सच है। ये मुद्दा बीजेपी को सूट करता है कि जब भी वो इस बात को उठाते हैं तो कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं जी आप तो मुसलमानों के खिलाफ ये कर रहे हैं, आप उनको काटे जेल जा रहे हैं। अब जो देखिए जो SIR हुआ, उसके अंदर 63% तो हिंदू नाम कट गए, मुसलमान तो 37% ही कटे। तो जिस तरह की आप भाषा की बात प्रयोग करिए कि वहां पर सोचने, अपोजिशन के अंदर सोचने की स्ट्रेटजी की नहीं है। अमित शाह, मोदी उनके मुकाबले में 100 मील आगे हैं कि किस तरह से ऑपोजिशन को डिफेंसिव पे डालना है। ऐसे मुद्दे उठा लेते हैं जिससे कि मुद्दे क्या होने चाहिए कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो रही है, ये इश्यू बनने चाहिए। वो कहते हैं कहते नहीं आप तो मुसलमानों को निकाल रहे हैं। तो आप उनके नैरेटिव पे जाके इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी के, तो मोदी और शाह का मुकाबला आप कर नहीं सकते। आप अपना एजेंडा क्यों नहीं दे पाए ऑल्टरनेटिव वोटरों को? अब बिहार में जो आपने बात की, वहां की सारी महिलाएं उनके साथ चली गई, सारी की सारी, मतलब 63% महिलाएं वोट करेंगी जिसको, वो जनता, वो पार्टी जीतेगी। अब क्यों जीती? वो तो प्रभु जी जो 10,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर हुए हैं, मतलब 50 लाख महिलाओं के खातों में, शायद बहुत ज्यादा,
और उसके साथ अगले दिन चुनाव हो गए। आज सुबह सुबह लोग वोट डालने गए, महीना है, और सारा पैसा जो है आपके हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो पैसे बांटे। और वहां तो बिहार में तो तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है। जो एमएलएज हैं उनकी पेंशन नहीं गई और एमएलएज को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये हालत बैंकक्रप्ट हो गए राज्य इस पूरे हालात में। लेकिन मैं सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए 24 घंटे कुछ घंटों बाद जो है रिजल्ट आ जाएंगे। आपको जी क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने जो रैलियां निकाली गली गली में जाकर बंगाल में, उन्होंने कहा कि 294 सीटों पर मोदी चुनाव लड़ रहा है। अब ये बताइए कि कोई प्रधानमंत्री देश का उसको इस तरह से 294 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जो कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है? नंबर एक बात तो ये है। नंबर दूसरी बात है कि अगर इनकेस भाई रिजल्ट तो अभी निकले नहीं, कुछ घंटों बाद निकलेंगे, अगर बीजेपी को सफलता नहीं मिलती तो एक हास्यास्पद स्थिति प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो जाएगी कि वो नैतिक तौर पर उनकी हार हो जाएगी कि वो कह रहे थे मैं चुनाव लड़ रहा हूं? तो आप इस पर क्या कहते हैं कि ये जो हालात है, इस तरह से जो सेंट्रल लीडरशिप है वो किसी स्टेट में चढ़ाई करती है और वहां सारे सेंटर के मंत्री और सारे सांसद वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं हर सीट से। आपका क्या कहना है? तो स्पष्ट नीति बड़ी स्पष्ट है खेरा जी, आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हम जैसे जर्नलिस्ट, क्योंकि उनका स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। बीजेपी का नारा यही है, वोट देंगे मोदी के नाम पर और काम पर, ये नारा है उनका। और सवाल ये कि उसके ये बात ठीक है, एडमिशन भी ये है कि हमारे पास लोकल लीडर नहीं है जिसके नाम से आप वोट मांग सकते हैं। ये बीजेपी की एडमिशन हो जाता है इससे, जब मोदी जी कह रहे हैं कि हर बैलेट पेपर पे आप मोदी की पिक्चर देखिए, मेरी देखिए, इसको वोट दीजिए। उन्होंने नारा दार्जिलिंग में लगाया जाकर के, कि उनको लगता है कि वहां का लोकल लीडर जो है शुभेंदु अधिकारी जिसको खड़ा किया, वो अभी तक स्टेट लेवल लीडर नहीं बन पाया जो सारे इलाकों में जाकर के उसको ममता के खिलाफ लड़ाया, एक बार हरा दिया ममता को उसने। तो एक ये स्ट्रेटजी है, जैसे इंदिरा के नाम पर वोट मांगते थे लाख उस जमाने में, कि इंदिरा अगर लैंप पोस्ट को भी खड़ा कर देगी वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो अभी स्थिति बीजेपी की भी यही बनती जा रही है कि मोदी जी के नाम पर जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा, चाहे किसी पार्टी से आए। और वेस्ट बंगाल में 30-40% तो लोग डिफेक्टर हैं सारे के सारे, वहीं से डिफेक्ट करा के बनाए गए हैं। तो मोदी जी की स्ट्रेटजी ये बड़ी, आपकी बात ठीक है कि उन्होंने मान लिया कि हमारे पास लोकल लीडर नहीं है जिसके नाम से वोट लिया जाए। परंतु इसका एक पुराना एग्जाम्पल है कि इंदिरा जी के नाम से वोट मांगे जाते थे, हर जगह जाकर के इंदिरा जी कहती थी वोटिंग, और सारे कांग्रेस वाले कहते थे। जो पर्सनैलिटी ड्रिवन हमारी डेमोक्रेसी होती चली जा रही है, जिसके अंदर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता चला जाता है, पार्टी गौण होती चली जा रही है, वो एक खतरा डेमोक्रेसी के लिए जी है। अगर 300 उन्होंने 294 में वहां पर नहीं जीते तो ये जरूरी है कि इंटरप्रिटेशन यही होगा कि मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, ये तो होगा। पर बाद में एग्जाम्पल दिया जाए कि नहीं संगठन नहीं है वहां पर। मैं तो कलकत्ता में गया, वहां पर लोकल वर्कर बीजेपी के कम थे, जो बंगाली हों, बाहर से गए हुए लोग ज्यादा थे, हर होटल में बाहर से लोग भरे हुए थे। तो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बाहर के लोगों ने लड़ा, क्योंकि संगठन में उसके अंदर जो 15 साल में बनना चाहिए था, जो बन रहा था, वहां पर लोकल खड़ा नहीं कर पाया संगठन को। अधिकारी के अलावा दूसरा नाम जो ऐसा है जो अपने मोहल्ले से बाहर किसी को वोट दिलवा सके नहीं है। ममता का हर घर में कोई ना कोई वोटर है, कांग्रेस का अभी भी वोटर हर घर में कहीं ना कहीं तिरंगा झंडा मिल जाएगा। परंतु बीजेपी का वहां माहौल बन गया है, लोग मोदी को जानते हैं पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते। मोदी के लिए खड़े होने के लिए तैयार है महिलाएं वहां पर, मोदी मोदी, बच्चे भी जानते हैं मोदी को, कि इतने तरह का प्रचार किया गया है कि मोदी बड़े बन गए पार्टी से। होना ये चाहिए था कि मोदी की इमेज का फायदा वहां पर पार्टी उठाती, वहां पर संगठन को खड़ा करती। वो संगठन पिछले 10 सालों में जिस स्पीड से खड़ा होना चाहिए था नहीं हुआ, परंतु खड़ा हुआ। ये बात सच है कि बीजेपी आज नंबर 2 अल्टरनेटिव सत्ताधारी दल है, चैलेंज देने के लिए तैयार है। बाकी पार्टियां सारी खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज और है इसी में, चूंकि आपने एक मुद्दा उठाया कि लीडरशिप नहीं क्रिएट करती किया भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका लीडरशिप क्राइसिस है स्टेट्स में। लेकिन हम ये भी देखते हैं और आप भी देखते हैं, हम सब लोग देख रहे हैं कि पर्चियों से सीएम बन रहे हैं। जो सीएम, जो एमएलए जो है पहली बार जीता है, वो पिछले कुर्सी पे दरवाजे के पास बैठा हुआ है और पर्ची खुलती है, उसका नाम अनाउंस हो जाता है। तो ये जो लॉटरी सिस्टम से, और दिल्ली से आदमी जाता है, पर्ची खोलता है, सीएम बनता है, तो आपको नहीं लगता कि ये नहीं चाहते बीजेपी वाले या इनके जो टॉप लोग हैं दिल्ली दरबार, ये नहीं चाहते कि राज्यों में कोई ऐसा नामी गिरामी लीडरशिप डेवलप हो ताकि उनका वर्चस्व खत्म हो? भाजपा का जो अध्यक्ष बनाया, कोई कल्पना नहीं थी। मैं तो बिहार रहा हूं, पटना में रहा हूं, तो पता लगा कि वो दूसरी विधानसभा जो बगल में है वो नाम नहीं जानते वहां के लोग उनका।
जो नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष है। तो ये जो लीडरशिप क्राइसिस, आपको ये नहीं लगता कि जो पर्ची मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, लीडरशिप पनपाई नहीं जा रही है, उसको तैयार नहीं किया जा रहा है, उसी का परिणाम है ये जो संकट है भाजपा का आज? ये वेस्ट बंगाल में आप कह, मैं शुरू में कहा ना कि लोकल लीडरशिप नहीं खड़ी हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि नए लोग खड़े किए जा रहे हैं जिनको कोई जानता नहीं है, कोई लोग संघ के लोग भी नहीं है, जिनके पहले संघ की तैयारी से आते थे, वहां पर काम करते थे, दरी बिछाते थे, पोस्टर लगाते थे, वहां से बड़े होते थे कार्यकर्ता, जाकर तब मुख्यमंत्री बनते थे। अब कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी संघ आयु या कहते हैं कि कब से शाखा में गए कि नहीं गए, वो लोग बनते चले जाए। और शिक्षा का माध्यम कोई नहीं, हमारे अध्यक्ष हैं उनके पास ग्रेजुएशन की शायद डिग्री भी नहीं है, बीजेपी की पार्टी के जो अध्यक्ष है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जगह पर वो कार्यकर्ता है कि नहीं है। अब वहां पर आप हर्ष संघवी देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो वहां पर है, यंगेस्ट है गुजरात के अंदर, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े एफिशिएंट वर्कर है, ऑर्गेनाइजर है बहुत अच्छे। मोदी जी देख लीजिए आप, इतने बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर है। परंतु सवाल आपने ठीक उठाया कि जो पहले एक प्रणाली थी कि कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठता था, अब कार्यकर्ता नहीं, आप पर्चे निकाल देते किसको खड़ा करना है। अब मैं कहूंगा इसका ये भी कारण हो सकता है कि आपको आज से 20 साल बाद पार्टी कैसे होनी चाहिए उसके लिए तैयारी करनी है। अब 65 साल के 70 साल को बना देंगे तो नीचे वाला डेवलप नहीं होगा। जैसे अटल जी ने खड़े किए लोग, या अडवाणी जी जो आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, या अडवाणी जी की क्रिएशन, सुषमा स्वराज थी, अनंत कुमार थे, अब लेकर के इतने नाम मैं गिना दूंगा, प्रमोद महाजन थे, सब लोग थे। उनमें से एक मोदी भी थे जो आज प्रधानमंत्री बन गए। तो उन लोगों ने, अगर अटल जी अपोज करते, मोदी नहीं बनने देते तो मोदी यार प्रधानमंत्री नहीं। अडवाणी जी को संगठन का पता था कि मोदी आगे जाकर के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, संघ ने उनको प्रमोट किया। तो आप ये इसी तरीके से मोदी जब बैठे हैं शीर्ष स्थान पर, अमित शाह वो हैं और मोदी दोनों मिलकर के अडवाणी और अटल जी के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, कि बाकी पार्टी में कोई मायने अभी रखता नहीं है, राजनाथ जी की बात होती है या नहीं होती। अब आप देखिए योगी जी को बनाया उन्होंने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, योगी जी बीजेपी में थे ही नहीं, बाद में आए और 25 साल की उम्र के अंदर एमपी बन गए, 7 बार एमपी बने, उनको बना दिया गया। वो अपने आप में एक लीडर बन गया, नंबर 2 या नंबर 3 मान जाते देश के अंदर। तो आप कहेंगे ये भी पर्ची से निकले थे, पर बन गए। देवेंद्र फडणवीस, पहली बार बीजेपी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया वहां पर महाराष्ट्र के अंदर, और आज वो पावरफुल नेता है, आप कैसे मना कर सकते हैं। शिवराज चौहान बनाया, अडवाणी जी ने बनाया, मोहम्मद भारती बनाए, वो सब रहे। तो कई बार ये होता है कि आप जो लीडर बनता है, जिसकी वजह से पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की क्या, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सबसे पार्टी है जिसने 10 साल के अंदर तो 2/3 राज्यों में अपने आप के मुख्यमंत्री बना दिया। तो उस लीडर को अधिकार है कि अपने जो बाद के उनके सक्सेसर हैं वो कौन होंगे, उनको चॉइस करने के अधिकार है। आप कह सकते हैं पर्ची अधिकारी है या नहीं है, परंतु आप कह सकते हैं कि सैनी को बना दिया हरियाणा के अंदर, भजनलाल को बना दिया, जैसे शर्मा को वहां पर राजस्थान के अंदर, जो कोई जानता ही नहीं, यादव को बनाया मध्य प्रदेश है, किसी को जानता नहीं है। परंतु नए नेता कैसे आएंगे, जब वो भारती को बनाया गया था मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, तो चुनाव हार गए। तो इसलिए आप क्वेश्चन, जब सक्सेसफुल लीडर है वो अपने चुनाव कर रहा है, उसका तय कौन करेगा, पार्टी करेगी। पार्टी के अंदर कौन है, 2 ही लोग हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, वर्किंग कमेटी है नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो जो तय हो जाता है, आपने ठीक है पर्ची लेके जाते हैं। अब मैं कहूँ कि इंदिरा गांधी भी तो यही करती थी, चौधरी रामकिशन हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर बना दिए थे एक दिन 70 के अंदर, 67 के अंदर। तो मैं ऐसे कई नाम लिखा सकता हूँ। ऐसे अमतुल्ला खान जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए थे, शिवचरण माथुर को बना दिया गया था। मैं ऐसे नाम बीजेपी कांग्रेस के कई गिना सकता हूँ जो कांग्रेस वालों ने बना दिया। वैसे शुक्ल अपने मिश्रा जी बना दिए थे यूपी के अंदर, और एक और बनाया था। तो उस तरह से काफी नाम मैं देखता हूँ। हर लीडर जो सक्सेसफुल होता है वो अपनी कोशिश करता है कि उसकी लाइकिंग के लोग वहां होने चाहिए। और कई बार तो ये भी होता है, मैं इस पे अप्लाई नहीं होता हो, कि जो अपना लीडर होता है ना, वो अपने से ज्यादा समझदार व्यक्ति को अपना नेता नहीं बनाएगा किसी। तो बिल्कुल सही, पर इसके अंदर सक्सेसफुल नेता आप क्वेश्चन मार्क तो नहीं किया। 240 सीटें जरूर आई, पर उसके बाद कितनी स्टेट गवर्नमेंट जीती उन्होंने। तो आपकी बात सच है कि पर्ची से निकाले जा रहे हैं, परंतु आप ऑब्जेक्शन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जिता गया, वही जिताएंगे उनको। और ये तो नहीं कहता कि नवीन साहब जिता पाएंगे पार्टी को, नो, जिताएंगे तो मोदी और शाह। उनको एक चेहरा चाहिए जो उनके कहने से स्ट्रक्चर बनाता चला जाए। और उनके यहाँ से बंगाल के अंदर गए थे, वहां मैंने देखा कोई ज्यादा कनेक्ट, उनको तो वर्कर भी नहीं जानता कोई अभी तक। पहली बार ऐसा बना जो 45 साल की उम्र का है, पर एक्सपेरिमेंट है। संगठन बनाना है जो संगठन में लगा रहे, जो किसी को चैलेंज नहीं करे, ना बिहार में चैलेंज करे, बिहार के मुख्यमंत्री को भी चैलेंज नहीं करे, सेंटर में किसी को चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। तो ये उनका तरीका है पार्टी खड़ा करने का। तो आप करिए, इसका आगे जाके लगेगा कि सक्सेसफुल है कि नहीं है। अब भजनलाल की वजह से राजस्थान हार गए तो गलत चॉइस थी,
मोहनलाल यादव की वजह से मध्य प्रदेश हार गए थे, गलत चॉइस थी। तो ये तो इलेक्शन आने पर पता लगेगा कि ये लोग जिनको खड़ा किया है वो चुनाव जिता सकते हैं कि नहीं। वेस्ट बंगाल में अधिकारी को आपने चुना, आरएसएस के लोगों को छोड़ करके, वो अभी तक पार्टी जिताने में संभव नहीं हुए, इसलिए मोदी जी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी सवाल पर चावला प्रभु साहब आता आ रहा हूँ, प्रभु चावला साहब, कि ये जो कुछ घंटों बाद जो चुनाव नतीजे निकलेंगे और जो एक उजली तस्वीर दिखाई पड़ी है, आप भी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते और मैं भी नहीं करता हूँ। सवाल ये है कि अगर एग्जिट पोल में जिस तरह से एक उजली तस्वीर दिखाई गई है भाजपा की बंगाल में, तो क्योंकि बंगाल इस समय सेंटर स्टेज पे है, बंगाल करो या मरो की धार पर खड़ा है। तो सवाल ये है कि बंगाल में अगर आशातीत उम्मीद के मुताबिक भाजपा को नतीजा नहीं मिलता, आप भूल जाइए असम में तो कांग्रेस बहुत कमजोर है, कोई उम्मीद ही नहीं है कांग्रेस को वहां पर। लेकिन सवाल यह है कि 5 राज्यों का निचोड़ जो विधानसभा के चुनाव है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं जाता, तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी के की लीडरशिप को पार्टी के अंदर से या आरएसएस के अंदर से या इनकी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी थी बंगाल को लेकर के या बाकी जगहों को लेकर के, ये माना जाएगा कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी फेल है और इससे इनकी जो लीडरशिप है, इनका जो प्रबंधन क्षमता है, उस पर सवाल खड़े होंगे आने वाले वक्त में, ऐसा लगता है आपको? देखिए, पहले भी कितनी बार चुनाव हारे हैं, आप देखा मोदी जी के ज़माने में मध्य प्रदेश भी हारे, तब बाकी सबसे पहले दिल्ली हारे जब केजरीवाल बन करके आए थे। ये नई बात नहीं होगी अगर नहीं जीतेंगे। इसका असर सेंटर में, जैसे आपने शुरू में कहा कि सेंटर की सरकार पे तो कोई असर होने वाला नहीं है, परंतु ये ज़रूर है कि आप ममता इनविंसिबल है, उसको हरा नहीं सकते, आप जितनी ताकत लगा दें। एक मैसेज ये ज़रूर जाएगा कि मोदी शाह दोनों मिलकर के एक ममता उन पर भारी पड़ गई, एक मैसेज उसके अंदर आएगा। अब ये सवाल है कि वेस्ट बंगाल का चुनाव किस बात पर निर्भर करता है। घुसपैठिए वाला था, वो तो बात बनी नहीं ज्यादा, कि वहां की महिलाएं ममता के साथ हैं, वहां का जो मुस्लिम वोट तो बटेगा नहीं जैसे लगता है सर के हिसाब से। तो जो आप नैरेटिव बना रहे थे कि पोलराइजेशन करके महिलाओं को साथ लेकर के हम जीतेंगे, क्योंकि बिहार में जीतने का सबसे बड़ा कारण महिलाएं थी, मैंने पहले आपको बताया। और जितने भी इमिग्रेंट लेबर हिंदुस्तान के सारे कोनों से गए हैं वहां पर, 15 से 20 लाख लेबर छोड़ करके गई है वोट डालने के लिए। वो उन्होंने किसको वोट दिया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। परंतु आपकी बात जो कंक्लूजन करना चाहते हैं, ये जरूर होगा कि क्या मोदी और शाह ममता को वहां पर हार सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं जीते तो उनके ऊपर यह है कि अगली बार भूल जाइए वेस्ट बंगाल को, उसके बाद टाइम लगे। जैसे सीपीएम को उखाड़ने में 33 साल लगेंगे, तो ममता उखाड़ने के लिए अलग 10 साल और लग जाएंगे आपको, क्योंकि 15 साल के बाद सेंट्रल लीडरशिप की भी कमजोर हो जाती है, उतनी बड़ी बातें कहने के लिए नहीं होती, न एजेंडा भी नहीं होता। ये एक जरूर है कि इनकी क्षमता के ऊपर क्वेश्चन मार्क लोग लगाएंगे। परंतु उसके बाद आने वाले विधानसभाओं में फिर बीजेपी जीत गई साल भर बाद, तो क्या होगा, सब भूल जाएंगे वेस्ट बंगाल को। तो टेम्पररी सेटबैक हो सकता है, परंतु आने वाले जो 12 चुनाव हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले 9 चुनाव हैं, उनमें से बीजेपी क्या परफॉर्म करेगी। 2029 की लड़ाई शुरू हुई है अब। यूपी में इलेक्शन होगा, पंजाब में इलेक्शन होगा, उत्तराखंड में इलेक्शन होगा, मध्य प्रदेश, सारे आने वाले हैं के बाद। तो इस एक वेस्ट बंगाल, असम तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी हमेशा। अब इन्होंने एकदम तमिलनाडु की चर्चा ही कोई नहीं करता, अखबारों में, टीवी चैनल में तमिलनाडु में एक सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, केरला में मिलेगी नहीं मिलेगी, इतना हल्ला मचाया था केरला में हम जीत जाएंगे, ये करें। वो जानबूझकर डाइवर्शन हो गया, सिर्फ वेस्ट बंगाल के ऊपर डाल दिया। अगर वेस्ट बंगाल वो जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, और मोदी और शाह उसके बाद इनविंसिबिलिटी उनकी हो जाएगी, इतना बड़ा गढ़ ढा दिया। तो इनकी एक नेशनल रेपुटेशन बनेगी। और जितने भी इनके तमिलनाडु जो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार के लोग छुट बैठे हों सोच रहे हैं कुछ, उनके लिए एक बड़ा लेसन होगा कि तुम्हारा सर्वाइवल भी मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनका चेहरा ही अभी आपको जितवा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे देश के जाने माने पत्रकार और संपादक प्रभु चावला साहब। उन्होंने तमाम मुद्दों पर और जो कुछ घंटों बाद जो चुनाव नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी और ये भी कहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने भी, विपक्ष के सामने भी ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, इसके बाद नई चुनौतियां खड़ी हैं कि क्या इन लोकसभा चुनाव 2029 से पहले जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, क्या वो विपक्ष भाजपा को चुनौती दे पाएगा और भाजपा क्या अपना जो जीत के जो उनका
काफिला है उसको बरकरार रख पाएंगे, ये इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा कि 2029 की जो बड़ी लड़ाई है, जो निर्णायक लड़ाई है, वो किधर रुख करेगी, किधर मुड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया परभु चावला साहब आपका। नमस्कार।